नमस्कार दोस्तों। समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार आरती स्मिथ जी की कहानी मृग तृष्णा। तो आइए सुनते हैं कहानी। जब कभी शाम के ढलते पहर में बनारस की उन बदनाम गलियों से होकर गुजरता हूँ तो तबले की थाप और घुंघरुओं की झनकार के बीच एक मधुर ध्वनि दूर कहीं से आकर स्मृति पटल पर टकराती प्रतीत होती है, मीरा के पद गाती हुई। यह ध्वनि तीव्र होती हुई मेरे मन मस्तिष्क पर अधिकार कर लेती है। फिर कहाँ सुनाई पड़ता है घुंघरुओं की झनकार और शोर शराबा। चतुर्दिक शांति व्याप्त हो जाती है और मैं अतीत के गर्त में डूबता 3 वर्ष पीछे लखनऊ की ऐसी ही गलियों में पहुंच जाता हूँ जहाँ जूली उर्फ जोहराबाई से मैं मिला था। बात उन दिनों की है जब मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम रखा ही था। पत्रकारिता ऐसा पेशा है जो सामान्य में विशेष ढूंढने की कला सिखा देता है। खैर, मैं लखनऊ की बातें कर रहा था। शाही दरबारों, व्यंजनों, नवाबी शानों, तहजीब और शायरी के लिए यह शहर जितना मशहूर है उतना ही मशहूर है लखनऊ का मुजरा। वहाँ की मुजरे वालियों की नाजो अदा बड़ी लुभावनी होती है, ऐसा मैंने सुन रखा था। दोपहर तक कार्यालय से संबद्ध कार्य निपटाकर मैं आश्वस्त हुआ। शाम में लखनऊ की नज़ाकत देखने की योजना थी। मेरे साथ 2 सहकर्मी और थे। थोड़ी देर में आता हूँ कहकर मैं होटल से निकल पड़ा। लखनऊ की अनजानी सड़कों पर अकेला इधर उधर थोड़ी देर चहलकदमी करता रहा। फिर एक रिक्शे वाले को इशारे से रोक उसे रेड लाइट एरिया चलने को कहा। जनाब, आप तो शरीफ खानदान से ताल्लुक रखने वाले लगते हैं, परदेसी हैं? रास्ते में उसने पूछा। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ और खबरें इकट्ठी करना मेरा पेशा है। उसका इशारा समझते हुए मैंने शंका का समाधान कर दिया। रिक्शा क्यों रोक दिया? जनाब, यहीं से शुरुआत है कोठों की, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। पैसे देकर उसे रुखसत किया। शाम के 4 बज चुके थे। दोनों ओर 2 मंजिले मकान थे। सामने बालकनी, नीचे बगल से घुमावदार सीढ़ी ऊपर कोठे पर जाने के लिए। थोड़ी थोड़ी दूर पर पान की दुकानें। बालकनी में हर उम्र की किशोरियां, युवतियां रंगीन तितलियों की भांति, और सिर पर टोपी, गले में स्कार्फ, मुंह में पान लिए दादा किस्म के कई लोग नजर आए। यह माहौल मेरे लिए नया था। मैंने महसूस किया कि बहुत सी नजरें मेरा पीछा कर रही हैं। मैं पान वाले को एक मीठा पान लगा दो बोलकर उस परिवेश का मुआयना करने लगा। तभी कानों में शहद घोलती मधुर आवाज सुनाई पड़ी। हेरी मैं तो दर्द दीवानी। मीरा के पद इस शांत स्वर में, इस वातावरण में। मैं उस आवाज का पीछा करता हुआ एक 2 मंजिले मकान की निचली खिड़की के पास रुक गया। आवाज उसी झरोखे वाले कमरे से आ रही थी। आवाज में दर्द था। मैंने अंदर झांकने की गरज से अपना चेहरा झरोखे पर टिकाया। तभी कंधे पर भारीपन महसूस हुआ। मैंने पलटकर देखा तो बेडौल आकृति का एक व्यक्ति मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरता नजर आया। क्या देखता है छिप छिप कर? मैं तो मेरी घिघी बंद गई। गाने की आवाज बंद हो गई और दरवाजा खुला। 22-23 वर्ष की एक युवती निकली और उससे पूछा, क्या बात है शेर खां, कौन है यह नौजवान? जोहरा बीबी, यह गुस्ताख झरोखे से अंदर झांक रहा था, इन्हें छोड़ दीजिए। क्या जानना चाहते हैं आप? मुझसे मुखातिब होकर वह बोली। यहाँ कोई मीरा के मैं ही गा रही थी। मेरे वाक्य पूर्ण होने से पहले उसने उत्तर दिया, जी आप? इसमें हैरत की क्या बात है? लोग यहाँ मुजरा सुनने आते हैं। उसने सीढ़ी की ओर इशारा किया। कोठे का हर कोना अपवित्र हो यह तो जरूरी नहीं। मैं वाकई विस्मित था। एक तवायफ और भक्ति, उस पर से इतनी व्यवहार कुशल, संस्कार युक्त। क्या सोच रहे हैं? उसने फिर टोका। मेरा नाम सुमित है,
पत्रकार हूँ, यहाँ के परिवेश पर कुछ लिखना चाहते हैं। उसने फिर मेरा वाक्य काटकर उसकी पुष्टि भी कर दी। आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। कमरे के अंदर का वातावरण अधिक चौंकाने वाला था। एक कोने में देवी देवताओं की तस्वीर, सामने पूजा सामग्री, दूसरे कोने में कुछ किताबें सलीके से रखी हुई। पलंग पर वीणा और उससे सटी दीवार अलमारी पर एक दूल्हा दुल्हन की तस्वीर, एक बच्चे की तस्वीर, उस युवती और बच्चे की तस्वीर, कुछ खिलौने वगैरह सुनियोजित ढंग से सजे हुए थे। मैं हैरानी से सब कुछ निहारता रहा। क्या पूछना चाहते हैं? जी, यह सब। मेरी हैरानी को वह भांप गई। यह मेरे पति और बच्चे की तस्वीर है। भौतिक सुखों की मेरी मृग तृष्णा ने मुझे जूली से जोहरा बना दिया। घर से निकलकर मैं यहाँ इस कोठे पर पहुंच गई। यह एक लंबी कहानी है। उसकी आंखें छलक पड़ी। मैं सुनना चाहूंगा। अपनी जिज्ञासा को किसी प्रकार रोकता हुआ मैं बोला, हाँ, मैं आप बीती सुनाऊंगी आपको। आप उसे छापेंगे ना, ताकि उसे पढ़कर फिर कोई जूली जोहरा बनने की गलती न करे। वह एकदम खामोश हो गई, शायद खो गई अतीत के पन्नों में, जिसे एक बार फिर दोहराने जा रही थी। वह अपने साथ मुझे भी ले गई अपनी पुरानी दुनिया में, वर्षों पहले छूट गई उस दुनिया में जहां एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची थी। जूली बेटी, देख, नया फ्रॉक कैसा है? और पटाखे बापू? बापू की आंखें भर आईं। कैसे समझाते कि एक चपरासी का वेतन इतना नहीं होता कि जोहराबाई की पलकें नम हो गईं। मेरा भाई, जो मुझसे 4 वर्ष बड़ा था, उसने अपने पटाखे मुझे लाकर दे दिए और दुलार कर कहा, जब बड़ी हो जाओगी तो बापू ढेर पटाखे लाकर देंगे। और मैं खुश हो गई। बचपन से ही मुझे साहब के बच्चों की तरह सज धज कर रहने की इच्छा थी, पर मेरे पास उतने कपड़े नहीं थे। बापू मुझे साइकिल से स्कूल छोड़ने जाते तो रास्ते में स्कूटरों और बसों में जाते बच्चों को मैं ललचाई नजरों से देखती। माँ की सूरत तो ठीक से याद नहीं। भाई ने बहुत प्यार दिया। वो अक्सर समझाते कि हम लोग गरीब हैं और साहब लोग अमीर। छोटी सी उम्र से ही अमीर बनने का अरमान दिल में पनपता रहा। समय बीतता गया। भैया ग्रेजुएशन कर रहे थे और मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। घर की माली हालत खस्ता थी। ग्रेजुएशन कर भैया नौकरी तलाशने लगे। मेरी पढ़ाई स्थगित कर दी गई। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर पिताजी ने मना कर दिया। उनकी उम्र ढलने लगी, इसलिए पाई पाई जोड़कर मेरी शादी के लिए दहेज इकट्ठा किया जाता रहा। मुझे मीरा, सूर, तुलसी के पद गाने में आनंद आता। मेरे पड़ोस में एक मास्टर जी रहा करते थे। मैं उनसे किताबें ले लेकर पढ़ती और उन्हें गाकर सुनाती। कितने पद तो कंठस्थ हो गए थे। 2 वर्ष बाद मेरा विवाह पास के कस्बे में राम सिंह से कर दिया गया। उनकी अपनी दुकान थी किराने की। ससुराल में सास ससुर, पति और मैं, यही परिवार था मेरा। वक्त कब कैसे हालात पैदा कर दे, कोई नहीं कह सकता। मेरे पति नरम दिल, शांत और संतोषी प्रवृत्ति के थे। बहुत अधिक पाने की लालसा उन्हें कभी नहीं रही। वे हमेशा कहते, परेशानी तब बढ़ती है जब इंसान चादर से बाहर पैर निकालने लगता है। जिसके पास जितना हो उसी में खुश रहना चाहिए। यूं तो कोई कमी नहीं थी, किंतु बचपन से पनपी अतृप्त लालसा ने मुझे कभी सुख महसूस नहीं करने दिया। दुष्परिणाम यह हुआ कि राशिद मियाँ के हाथों में पड़कर मैं यहाँ इस कोठे में पहुंच गई। यह राशिद मियाँ कौन है? उसी कस्बे के हैं। मेरी दुकान से अक्सर सामान ले जाते थे। जब मेरे पति नहीं होते तब मैं और माजी दुकान संभालते। बाबूजी अक्सर बीमार रहा करते थे। खाली वक्त में मैं माजी को मीरा के भजन सुनाया करती। राशिद मियाँ के कानों तक मेरी आवाज कई बार पहुंच चुकी थी। मुझे याद है वह मनहूस दिन
जब पहली बार राशिद मियां ने मुझे टोका था। उन्होंने गालिब और जफर की किताबें देकर गजलों को गाने की गुजारिश की। मेरे पति बाबूजी की दवा लाने शहर गए हुए थे। किताबों की लेन देन और गजलों को सुनने सुनाने के क्रम में मैं उनसे बेतकल्लुफ होती चली गई। राशिद मियां मेरी नब्ज पकड़ चुके थे, इसलिए गाने के जरिए अमीर बनने का ख्वाब दिखाते रहे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वे एक उस्ताद को जानते हैं। मैं चाहूं तो उनसे संगीत की तालीम लेकर अपने सुर को गीत के काबिल बना सकती हूँ। फिर मेरे पास पैसा भी होगा और शोहरत भी। मैंने झट से हाँ कर दी। यह मेरी पहली भूल थी। इसके बाद अमीर बनने के चक्कर में मैंने अपनी दुनिया आप ही उजाड़ ली। जोहरा बाई का दर्द पश्चाताप के रूप में उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। फिर क्या हुआ? मैंने उनकी चुप्पी तोड़ी। अपने पति से बहाने बनाकर मैं उस्ताद रौनक के पास तालीम हासिल करने जाने लगी। राशिद मियां के अपनेपन के पीछे यह मंसूबा था, इसका ख्याल तक मेरे जहन में कभी नहीं आया। अपनी ही मृग तृष्णा के भंवर में मैं पूरी तरह फंस चुकी थी। दरअसल राशिद मियां दलाल हैं। लड़कियों को बहकाकर उन्हें बेचकर मोटी रकम हासिल करना ही उनका पेशा है। उस्ताद रौनक तवाइफों को तालीम देकर उन्हें मुजरे के लिए तैयार करते हैं। पर आप यहाँ कैसे पहुंची? मैंने फिर प्रश्न किया। मेरी कुतूहलता उद्विग्नता बनती जा रही थी। अब वह मुस्कुराने लगी। धीरज रखिए, सब कुछ बताती हूं मैं। उसने फिर कहना शुरू किया। तालीम पूरी होने के बाद मेरे सुर में निखार आ गया था। भजन के साथ साथ गजल भी बड़ी खूबसूरती से गाने लगी। मेरे गजलों की, गीतों की राशिद मियां तारीफ करते तो मुझे लगता कि अब मेरी मंजिल दूर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मेरे जहन में मेरे पति के खिलाफ जहर घोलना भी शुरू कर दिया। उनकी बातों से मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मेरे पति मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। उनके प्यार में भी मुझे छल नजर आता और राशिद मियां का छल भी शुभ चिंता। गायिका बनकर ढेर पैसे कमाने का मेरा मंसूबा उस घर में रहकर कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे अपनी तैयारी रखनी होगी। यह बात राशिद मियां मेरे दिलो दिमाग में बिठा चुके थे। अब मुझे यह घर अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि अपने पति से भी मेरा लगाव कम होने लगा। राशिद मियां की तरफ मेरा खिंचाव बढ़ता ही गया। एक दिन वो आए, उनके हाथ में एक लिफाफा था। उसे दिखाते हुए बोले, मुबारक हो, गाने की रिकॉर्डिंग के लिए एक बड़ी कंपनी से बुलावा आया है। परसों चलना होगा। कहाँ? लखनऊ। 2-4 दिन की तो बात है। पर आपके शौहर आपको इजाजत नहीं देंगे, यही ना? मेरे भाव को ताड़ते हुए उन्होंने कहा। मैं वाकई परेशान थी। एक तरफ अमीर बनने का मेरा सपना सच होने वाला था, दूसरी तरफ पति की रजामंदी भी जरूरी थी। मैंने संगीत की तालीम के विषय में कभी कुछ नहीं बताया था। अब क्या और कैसे कहूं, समझ में नहीं आ रहा था। राशिद मियां ने अंतिम चाल चली। मुझसे कहने लगे, मौका चूक गया तो जिंदगी भर गरीबी के दलदल में पड़ी रहोगी। मैंने आपके हुनर को परखा और इस अंजाम तक पहुंचाया। अब अगर आप हिम्मत रखें तो। फिर राशिद मियां ने घर से निकल भागने की सारी तरकीबें बता दी। उसी रात कपड़े और गहने लेकर मैं स्टेशन आ गई। राशिद मियां यहाँ सायरा बेगम के हाथों मुझे बेचकर मोटी रकम लेकर चलते बने और मैं जूली से जोहरा बन गई, जोहरा बाई। कोठी की लालच ने कोठे पर पहुंचा दिया। फलक चूमने की मेरी ख्वाहिशों ने मुझे मेरी सरजमी से जुदा कर दिया। वह चुप हो गई। अपनी भूल की जैसी सजा उसे मिली, वह औरों के लिए सबक होगी, मैंने मन ही मन सोचा। रात के 9 बजने वाले थे। क्या आपके घर वालों ने आपको खोजने की कोशिश नहीं की? गांव कस्बे में बात फैलते देर नहीं लगती। मैं और राशिद एक साथ कस्बे से गायब थे। लोगों का शक राशिद पर गया।
राशिद ने गुनाह कबूल कर लिया और सारी कहानी सुना दी। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। फिर क्या? मेरे पति ने मेरे नाम से अंत्येष्टि क्रिया कर दी। उन्हें मेरी वजह से गहरा आघात पहुंचा। सुना है कि अब वो औरत के नाम से चिढ़ते हैं, इसलिए दूसरी शादी भी नहीं की। पर आपने वापसी की कोशिश नहीं की? जनाब, कोठे पर आने के रास्ते होते हैं, पर वापस घर जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, वह बोली। यह बच्चा हमारे प्यार की निशानी, जो मेरे घर छोड़ते समय मेरे गर्भ में सांसें लेने लगा था, पर मुझे इसकी खबर नहीं थी। मैं इसकी भी गुनहगार हूं। मेरी मृग तृष्णा ने एक सभ्य समाज के फूल को कोठे की रौनक बना दिया। जोहराबाई से इजाजत लेकर मैं उन बदनाम गलियों से बाहर आ गया और होटल की ओर चल पड़ा। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि मृग तृष्णा व्यक्ति को क्या से क्या बना देती है, कैसे कैसे रास्तों में भटकाती है और अंततः पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। अतृप्त लालसा के दलदल में व्यक्ति एक बार फंस जाता है तो फिर धंसता चला जाता है और अंततः रसातल में चला जाता है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।